वन आज मैं आपको मैक्सवेल्स इक्वेशंस कराऊंगी और हम इसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशंस की सब डिराइव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैक्सवेल इक्वेशंस है क्या। मैक्सवेल इक्वेशंस में हमारे पास चार इक्वेशंस हैं। नंबर वन इज़ डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी, दिस इज एम्पियर सर्किल लॉ। थर्ड इक्वेशन इज डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड फोर्थ इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इसमें क्या है कि मैक्सवेल इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है और दो इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की है, ठीक है। दो इक्वेशंस जो हैं वो डाइवर्जेंस की होगी, एक डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दो इक्वेशन कर्ल की होंगी, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यही इक्वेशंस में जब हमारे पास फ्री स्पेस होगा, ये तो मैंने अभी बताया कि हम कोई मटीरियल में देख रहे हैं, कोई मीडियम में देख रहे हैं तो इस तरह लिख देंगे। अगर हमारा फ्री स्पेस में हम इक्वेशंस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि b जो है दैट डिपेंड्स ऑन म्यू नॉट टाइम्स h, ठीक है, एंड d इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स e। ऑल्सो फ्री स्पेस में क्या होता है कि कोई चार्ज नहीं होता, अगर चार्ज नहीं होगा तो कोई करंट भी नहीं होगा, अगर कोई करंट नहीं होगा तो क्या होगा कि रो भी नहीं होगा। रो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी नहीं होगा और कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। अगर करंट ही नहीं है कोई तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कंडक्टिविटी नहीं है तो जे भी ज़ीरो होगा। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। इन सब वैल्यूज़ को मैक्सवेल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके उसको मॉडिफाई मैक्सवेल इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेल क्रॉस ई आ जाता है माइनस म्यू नॉट कर्ल एच अपॉन कर्ल टी, बी की वैल्यू डाल दी। सेकेंड में क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स कर्ल ई बाय कर्ल टी, क्योंकि पहला टर्म जे है, जे जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कर्ल डी बाय कर्ल टी, क्योंकि डी क्या है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई है, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, रो ज़ीरो है तो इसलिए डेल डॉट ई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और डेल डॉट डी भी ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि रो भी ज़ीरो है। अब डेल डॉट बी क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा, वो तो पहले से ही ज़ीरो है, और डेल डॉट एच क्या है, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। इसके बाद हमने ये देखना है कि अगर हमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म्स डिराइव करने हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन के तो कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल पी बाय कर्ल टी। तो इसमें क्या है कि दिस इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड विच स्टेट्स दैट इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमने प्लस टू में पढ़ा हुआ है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विच आर पासिंग बाय यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसको अगर हमें टोटल फ्लक्स को निकालना है तो जो फील्ड है और कितना एरिया है उसको हम टोटल इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा टोटल, ठीक है। ये साइन इंटीग्रेशन का है, सरफेस के लिए है, एरिया लिखा है इसलिए डबल इंटीग्रल लगेगा। उसके बाद क्या है कि ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, ये तो फैराडे लॉ है। अब फाई की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ओके। अब क्या है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमने यहाँ पे देखो डी बाई डी टी से कर्ल में आ गए, क्यों, क्योंकि जैसे बी जो है वो टाइम डिपेंडेंट फील्ड है, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट फील्ड है और ये इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है और भी कई फैक्टर्स पे, ठीक है। ये सिर्फ एरिया पे भी डिपेंड करती है और ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए कई सारी फील्ड्स पे डिपेंड करती है, कई सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर मुझे टाइम के साथ इसकी वेरिएशन दिखानी है तो इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लूँगी। बाहर
डी बाई डी टी है, अगर मैं अंदर लेके जाऊँगी तो वो पार्शियल डेरिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ईएमएफ के साथ कैसे लिखते हैं हम, इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डबल इंटीग्रेशन कर्ल बी बाय कर्ल टी इंटू डी एस। ये इक्वेशन हमारी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। जो हम फैराडे इक्वेशन की बात कर रहे हैं उसका हमने इंटीग्रल फॉर्म निकाल लिया। अब अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो इंटीग्रल फॉर्म हमने निकाला है, इस इंटीग्रल फॉर्म में आप देखेंगे कि जो ई डॉट डी एल है उसकी वैल्यू के बारे में बताया हुआ है। ये देखें, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डबल इंटीग्रेशन कर्ल बी बाय कर्ल टी डी एस, ठीक है। तो ई डॉट डी एल को हम स्टोक्स लॉ की हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं। स्टोक्स लॉ में क्या होता है, एक तरफ लाइन इंटीग्रेशन और दूसरी तरफ उसी फैक्टर या जो भी हम फील्ड ले रहे हैं, ई है चाहे बी है, उसी जो क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी का कर्ल आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टोक्स थ्योरम है, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, ठीक। तो हमारे पास ये इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल क्रॉस ई डी एस इज इक्वल टू माइनस डबल इंटीग्रेशन कर्ल बी बाय कर्ल टी डी एस, ठीक है। और यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी। सो ये जो इक्वेशन है दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सो ये हमने पहली इक्वेशन निकाल ली। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, डेल क्रॉस पी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम जे प्लस कर्ल डी बाय कर्ल टी। ये इक्वेशन कैसे डिराइव की गई है, दिस इज डिराइव फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हमने यहाँ पे ईएमएफ जो हम वहाँ लिख रहे थे इस तरह ही यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको एप्सिलॉन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये सिंबल जो है ये टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स इट डिनोट्स करंट, ठीक है, टी क्यू बाई डी टी इज करंट। तो जो ये वैल्यू है इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने पढ़ा था कि बी क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है, लाइन इंटीग्रल। सो आई को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन म्यू नॉट बी डॉट डी एल, ठीक है। अब आई को हम जे के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी। सो जे क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट को कैसे लिखेंगे, जे डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। सो एम्पियर्स लॉ कैसे आ जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट टी एस, ठीक है। नाउ द टर्म displacement current density here it is introduced by Maxwell in the ampere circular law, ठीक है। तो ये हम मैं अलग से बता दूंगी कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कैसे आई है, क्यों आई है, क्या वजह थी। तो अभी के लिए आप ऐसे ही याद कर लो कि ये है म्यू नॉट जे प्लस कर्ल डी बाय कर्ल टी इंटू डी एस। फिर ये जो क्वांटिटी है कर्ल डी बाय कर्ल टी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डी, ठीक है। तो D क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, ओके। तो यहाँ पे हम फिर से स्टोक थ्योरम लगाएंगे, एक तरफ लाइन इंटीग्रल है, एक तरफ हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, तो स्टोक थ्योरम लगेगी। स्टोक थ्योरम क्या करेगी, लाइन इंटीग्रल को डेल क्रॉस B के फॉर्म में ले आएगी, उसकी वैल्यू फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज़ द इंटीग्रल फॉर्म। अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रल्स हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस कर्ल डी बाय कर्ल टी, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों तरफ सेम है ना, तो इसको कंपेयर करके ये लिखा जा सकता है। तो हमें पता है कि जो बी है वो म्यू नॉट टाइम एच है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो डेल क्रॉस एच आ जाएगा जे प्लस कर्ल डी बाय कर्ल टी। सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है।
नाउ अब हम आ गए थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन क्या है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन क्या बताती है, ये बताती है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये क्या है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज बाय इट। जो हमने +2 में पढ़ा हुआ है गॉस लॉ, वो क्या है कि जो फ्लक्स है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो पास हो रही हैं, दैट इज़ द टोटल फ्लक्स। और वो किसके डिपेंड करता है, जो चार्ज है उस सरफेस में इंक्लोज्ड। ठीक है, तो उस फ्लक्स को मैं लिख सकती हूँ ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, और ये किसके डिपेंडेंट है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, जो आपने +2 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं हम। अब जो ई डॉट डी एस है, इसको मैं डबल की जगह पे एक ही इंटीग्रल लगा के एस भी लिख सकती हूँ। इसका भी वही मतलब है कि ये सरफेस जो इंटीग्रल को डिनोट करता है। ठीक है, और ये क्वांटिटी का मतलब है कि ये फ्लक्स डिनोट कर रही है। तो जो रो है वो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू को ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी वी। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू जो है यहाँ से थर्ड इक्वेशन से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा ई डॉट डी एस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी वी। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है कि एक तरफ लाइन सरफेस इंटीग्रेशन है और एक तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी जो हमारी लेफ्ट साइड पे है, उसी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जो ई डॉट डी एस है वो बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी वी। तो दिस इज़ द इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, ये इंटीग्रल फॉर्म आ गया। अब दोनों तरफ जो है इंटीग्रल सेम ही है, ट्रिपल है, इसको हम कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हमें पता है कि डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गया। अब हमारे पास एक लास्ट इक्वेशन बची है, दिस इज द गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये बताता है हमें कि अगर किसी मैग्नेट को हम तोड़ भी दें तो हमें पता है कि उसमें 2 पोल्स ही रहेंगे। ये नहीं कि एक किनारा है तो एक ही पोल होगा, नहीं, उसके दूसरे किनारे पे दूसरा पोल एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो 2 पोल्स होते हैं, कभी भी मैग्नेट में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमें यही बताता है कि नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट। और दूसरी बात कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कि डायपोल एग्जिस्ट करते हैं, तो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, डायपोल के केस में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक तरफ से फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही है तो दूसरी तरफ आके ख़त्म हो रही है, तो कंटिन्यूस फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, इसलिए सो इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस एंड डू नॉट अपीयर टू हैव ओरिजिन और एंड। जैसे आप ये देख सकते हो कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ होता है पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो दीज आर कंटिन्यूस लाइंस। ठीक है, दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस ड्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है, इसलिए टोटल फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। तो आप फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हो, बी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक के केस में लिखा था ई डॉट डी एस, ऐसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या देगी कि बी डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट बी डी वी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे जब इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट बी डी वी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म, और इसी को हम डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, एंड दिस गिव अस डिफरेंशियल फॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो हमने थर्ड जो इक्वेशन हमने सेकंड इक्वेशन हमारी थी एम्पियर सेक्टर लॉ की, उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी।
कि क्यों उसमें वजह क्या थी कि वो जो टर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी वो कैसे आया। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो उसकी क्या वजह थी और क्यों वो आया, ठीक है। तो और कैसे वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर दिया, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।